हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में ये ओशनोग्राफी, और आज का हमारा टॉपिक है ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं, ओशन करेंट्स। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो हमारा ये चल रहा है ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, इसमें हम लोग देख चुके हैं जो हमारे महासागरीय जो बॉटम रिलीफ्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा जो जितने हमारे महासागर हैं वहाँ जो भी बॉटम रिलीफ्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा जो महासागरीय तापमान एंड लवणता। देन इसके बाद आज हमारा ये स्टार्ट हो रहा है महासागरीय जलधारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। वहाँ से आप ज्वाइन करके और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जो हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। इसमें क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं जो हमारा पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है, यहाँ पर जिस प्रकार ये नदियाँ देखने को मिलती हैं, वैसे ही सेम हमारे जो महासागर हैं वहाँ पर इन्हीं को इसी टाइप में जो जल का प्रवाह होता है उसको हम लोग वहाँ पर जलधाराएं कहते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जलधाराएं क्या हैं, इनकी उत्पत्ति के क्या कारक हैं, और इनकी जो दिशाएं होती हैं उसमें कौन कौन से कारक देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये धाराएं कितने प्रकार की हैं, ये सब पूरा जो डिटेल है हम लोग ये इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते, जैसे ये है नदियों के समान। महासागरों में जो पानी है वही निश्चित दिशा में निश्चित प्रवाह जो होता है उसका, उसे ही महासागरीय जलधारा कहते हैं, ठीक है। परंतु जो ये जलधाराएं होती हैं महासागरीय जलधाराएं, ये स्थलीय नदियों की अपेक्षा अधिक विशाल होती हैं। इनका जो एरिया होता है वो काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, और इनका जो संचरण है ये सतही एवं उपसतही दोनों जगह पर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारे महासागर हैं, जो महासागर की जलीय सतह है वहीं पर ये जो धाराएं हैं यहीं पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। ये इसके सतह के नीचे, वही यहाँ पर बताया गया है कि सतही एवं उपसतही दोनों जगह पर इनका जो संचरण होता है। और ये जो है ये वायुमंडलीय और समुद्री दोनों कारणों से प्रभावित होकर संचरित होती है। ये सब अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और इन धाराओं की दिशा, गति तथा आकार के आधार पर विभाजित किया गया है। मतलब इन धाराओं को जो है दिशा, इनकी क्या दिशा है और इनकी गति में डिफरेंस होता है और आकार में, तो उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो प्रवाह है, फर्स्ट जो होता है जो सागरीय जल है, स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है, जो हम इसमें जो हमारा स्टार्टिंग का स्टेज होता है, जैसे कि उसे ड्रिफ्ट कहते हैं, प्रवाह। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जैसे ये है हमारा सागरीय सतह का जो जल है, ये पवन वेग के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। मतलब जब यहाँ से पवनें चलती हैं तो जल की सतह पर घर्षण होता है, ठीक है, तो ये जो जल है उसमें प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसमें गति आ जाती है। बट ये बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती। मतलब बहुत इसकी गति जो है वो धीमी होती है तथा सीमा निश्चित नहीं होती, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हमारा जो है करंट, ठीक है, धारा। इसमें क्या है, जब महासागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होता है, मतलब संचारित होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं धारा। जब इसमें गति बहुत कम होती है, ठीक है, एंड इसमें गति अधिक होती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड है, 3 प्रकार की है, इसमें गति जो है 3 प्रकार से देखी जाती है। एक तो बहुत कम होती है, एंड एक तीव्र होती है, एक होता है स्ट्रीम, मतलब ये इसमें तीव्र धारा होती है। इसमें क्या होता है, जब महासागर का जल अत्यधिक मात्रा में और धरातलीय नदियों के समान, जैसे बहुत अधिक मात्रा में जल जो है जैसे कि धरातलीय नदियों में देखा जाता है,
और ये मतलब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, तो इन्हें स्ट्रीम कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जितनी भी ये मतलब हमारी धाराएं हैं, जल धाराएं, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जलधारा के बारे में पूछता है, कौन सी जलधारा कहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रवाह एंड धारा, जो हमारा करंट है, एंड इसके बाद हो गया हमारा स्ट्रीम। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो ये महासागरीय धाराएं हैं, इनको मतलब तापमान के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जितनी भी धाराएं हैं, पूरे महासागरीय धाराएं, उसमें दो तरीके की धाराएं मिलती हैं, ठीक है। एक तो होती है गर्म धाराएं एंड सेकंड होती है ठंडी धाराएं, ठीक है। तो ये ठंडी और गर्म धाराएं क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारी वार्म करंट्स है, इसमें क्या होता है, ये धाराएं गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं, और ये धाराएं प्रायः भूमध्य रेखा से। जब ये गर्म क्षेत्र कहाँ होगा, गर्म क्षेत्र आप लोग जानते हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्म क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि यहाँ पर सनरेज जो है वो सीधी पड़ती है, और यहाँ डिस्टेंस भी कम है, ये जैसे जैसे ऊपरी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे वहाँ के कंपेयर में, तो इसलिए यहाँ पर ये सर्वाधिक तापमान होता है, तो यानी कि यहीं पर होंगी गर्म धाराएं। तो ये धाराएं प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक है। और इनके जल का तापमान, जैसे जब ये गर्म धाराएं ठंडे क्षेत्र की ओर चलेगी, तो इनके जल का तापमान जो है मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी चल रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, अब जब ये ध्रुवों की ओर जाएंगी वहां पर जल जो है ठंडा होगा, ठीक है। और इधर से ये गर्म है जलधारा, जब ये वहां पर पहुंचेगी उस एरिया में जहाँ का जल ठंडा होगा, तो फिर ये आसपास का जो ठंडा जल है वहां के तापमान को भी बढ़ा देंगी, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया है कि इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले तापमान से अधिक होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको गर्म धारा कहते हैं, जिससे वहां के तापमान को ये बढ़ा देती है, वहां का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी गर्म धारा। देन इसके बाद जो हमारी ठंडी धाराएं हैं, उसमें क्या होता है, ये ठंडे क्षेत्र से, ठंडी धाराएं हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये ठंडे क्षेत्र से चलेंगी गर्म क्षेत्र की ओर, इसके अपोजिट होगा, गर्म जल धाराएं जो है उसके अपोजिट होगा ठंडी जो धाराएं हैं। इसमें ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं, यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, और जहाँ जाती हैं वहाँ के तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये तो मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि ये तो अपोजिट होगा ही, नाम से ही पता चल रहा है, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। एक कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो सेकेंड तो अपने आप ही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो दो प्रकार की महासागरीय धाराएं मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो ये हमारी महासागरीय धाराएं हैं, इनकी उत्पत्ति और जो इनकी गति है, ठीक है। जैसे कि महासागरीय धाराएं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है एंड इनकी गति जो कम और ज़्यादा देखने को मिलती है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, इसमें क्या होता है, यहाँ पर तीन कारक देखने को मिलते हैं मेन। तीन कारक के मतलब तीन कारक जो हैं उनके अंतर्गत और भी कारक हैं, बट मेन जो है, जैसे कि सबसे पहले ये है कि जो पृथ्वी का घूर्णन है, जिसकी वजह से कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। एक तो ये कारक हो गया मेन कारक। देन सेकेंड है हमारा बाह्य सागरीय कारक, मतलब जो सागर के बाहर से, मतलब बाहर की तरफ से जो कारक यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा जैसे कि वायुदाब, वायुदाब ये तो बाह्य कारक हो गया ना, ये बाहर से जो वायु का दाब, वायुमंडलीय दाब यहाँ पर लगता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड इसमें इसी के अंतर्गत जो बाह्य सागरीय कारक हैं,
इसी के अंतर्गत एक तो हो गया वायु दाब, ठीक है, एंड सेकेंड इसमें होगा पवनों की दिशा। ये पवनों की दिशा भी यहाँ पर जो उत्पत्ति में एक कारक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद जो है वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो भी कारक के रूप में देखा जाता है, एंड जो वर्षण है और सूर्यातप है, ये सब अभी हम लोग 1 बाय 1 करके इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, एंड थर्ड है हमारा अंतः समुद्री कारक, मतलब कि कुछ ऐसे कारक भी हैं जो समुद्र के अंदर कारक के रूप में देखे जाते हैं, जिससे कि ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कारक के रूप में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वो कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर तापमान में भिन्नता अगर देखने को मिलती है तो वो एक कारक के रूप में देखा जाएगा, एंड लवणता में भिन्नता, कल आप लोगों ने पढ़ा था जो महासागरीय लवणता है, ठीक है, वो वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जो लवणता की वजह से ये जो समुद्री धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति में ये किस प्रकार इसकी भूमिका है वो यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व में भिन्नता होगी तो उससे भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, और जो बर्फ का पिघलना वो भी जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में भूमिका निभाता है। तो ये हो गया हमारा मेन जो है, ये 3 है, उसके अंदर ये कारक देखने को मिलते हैं। अब इसको यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये हमारा है पृथ्वी का, जो ये हमारा है पृथ्वी का घूर्णन, कॉरियोलिस बल एंड जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो कॉरियोलिस बल की उत्पन्न होता है वो कैसे यहाँ पर प्रभावित करता है, एंड जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो आप लोग जानते हैं जैसा कि हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, कहाँ पर कम होता है और कहाँ पर अधिक होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि जो हमारा ध्रुवों पर ये है गुरुत्वाकर्षण बल ये सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो जैसे कि जब ये ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल अगर होगा तो ये धाराएं जो हैं ये ध्रुवों की ओर चलेंगी, मतलब निम्न अक्षांश से मतलब उच्च अक्षांश की ओर चलेंगी, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। इसमें फिर क्या है, और ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का जो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद ये है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था जब हम लोग पढ़ रहे थे विंड सर्कुलेशन, ये उसमें क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, उसमें जितने भी टॉपिक थे और जितना भी हमारे वायुमंडल के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एंड जो हमारे वहाँ पर क्लाउड्स आप लोग जानते हैं उसका सिलेबस, उसमें क्या क्या है, क्लाउड्स पवने ETC सब कुछ वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए वो सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ये एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो फिर बहुत इजी लगने लगेगा, बट एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब एकदम कंसंट्रेट करके आप लोगों को पढ़ना है ताकि चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएं, देन उसके बाद बस हल्का सा रिवीजन करना होगा और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग बहुत ईजिली अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में यहाँ पर ईजिली ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट इसके लिए ना मतलब जैसे 1 बाय 1 करके जैसे जैसे मतलब क्लासेस हो रही हैं जितने भी, मैं उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे कि जो हम लोगों की आगे क्लासेस होने वाली है उसका बेस जिससे मतलब बन रहा है वो टॉपिक हम लोग पहले कर रहे हैं, ताकि आगे जो जो टॉपिक आते जा रहे हैं उनमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए आप जो पहले की क्लासेस हैं उनको कंप्लीट कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ये जो हमारा हो गया था ये गुरुत्वाकर्षण बल तो हम लोगों ने देख लिया। देन इसके बाद जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है,
ठीक है। और इससे क्या होता है, एक विस्थापनकारी बल का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें जब ये बल जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, वहां पर जब ये पवनें चलती हैं तो ये हमारी दाईं ओर टर्न करती हैं। ठीक है। ये सब हम लोगों ने विंड सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। एंड जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर टर्न करती हैं। तो जब ये दाईं ओर टर्न करेंगी तो जो हमारी महासागरीय जलधाराएं हैं उनका जो प्रवाह है वो भी दाईं ओर ही होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। एंड दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा। ठीक है। तो ये हमारी गति को प्रभावित करती है, मतलब ये जो हमारी गति है उसको चेंज कर देती है। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ये सेकंड है, बाह्य सागरीय कारक। जो हमारे बाह्य सागरीय कारक हैं, तो इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया जो बाहरी कारक, इसमें सबसे पहला हमारा है वायु दाब, मतलब कि वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर क्या होता है, जब वायु दाब जैसे कि अधिक होगा, मतलब प्रेशर अधिक होगा, जब प्रेशर, अभी आप किसी भी चीज पे अगर कोई दबाव पड़ता है वो चीज नीचे की ओर जाती है। ठीक है, सिंपल सा है इसमें। यहाँ पर जब वायु दाब अधिक होगा तो वहां का जल जो है उसके आयतन में कमी होगी। ठीक है। और जब आयतन में कमी होगी तो जल का तल नीचा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी भी चीज पर जब कोई प्रेशर पड़ता है, कोई भी चीज है, तो वो नीचे की ओर जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जल पर जब ये वायु दाब पड़ेगा तो ये इसका तल जो है, जैसे जो समुद्री सतह का जो तल है वो नीचा हो जाएगा अपने आसपास के जो सतह होगी उसके कंपेयर में। देन क्या होगा, जो उच्च तल से जल जो है, जब ये तल नीचा हो जाएगा तो जो यहाँ का जो आसपास का जो ऊंचा वाला तल है वहां से जो जल का प्रवाह है वो नीचे वाले तल की ओर होने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये धाराएं जो हैं, यहाँ पर धाराओं की उत्पत्ति होगी जब वो जल नीचे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बस ऐसे बता दूं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये बराबर था कोई तल, ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, बट क्या हुआ, यहाँ पर अगर वायु दाब पड़ा इस साइड तो ये तल हो गया नीचा, ये है बराबर, एंड ये हो गया नीचा। देन क्या होगा, पहले तो ये बराबर था तो जल में इसमें कोई प्रवाह नहीं था। जब ये नीचे हो गया ये वाला एरिया तो जल सिंपल सा आएगा और ऊपरी से निचली ढलान की ओर जल बहता है। तो वही चीजें यहाँ पर जब जल ऐसे प्रवाह हो जाएगा और ये नीचे की ओर, तो यहाँ पर ये धारा उत्पन्न होगी। ये यहाँ पर बस शॉर्ट में इतना आप इमेजिन करिए, बस ये एक इमेजिन करने वाला सब्जेक्ट ही है। ये बस छोटे एरिया की वजह से आप एक बार इमेजिन नहीं कर पा रहे, बट एक बार आप सोचिए ये बहुत बड़ा जब एरिया है, तब ये जब ऊपरी जो तल है वहां से निचली जो तल की ओर जब जल का प्रवाह होगा तो वहां पर ये महासागरीय धारा जो है उसकी उत्पत्ति होगी वहां पर। तो ये एक कारक हो गया हमारा वायु दाब। इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना बाह्य सागरीय कारक, इसमें फर्स्ट हमारा था वायु दाब, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग ये जो पवनों की दिशा है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारी धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति में तो पवनों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब पवनें चलती हैं तो ये घर्षण के द्वारा वहां पर जल में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, धाराओं की उत्पत्ति में जो है इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जब पवनें सागरीय जल के ऊपर चलती है तो घर्षण उत्पन्न होता है जिससे जल में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है और धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और ये दिशा, ये जो पवनें हैं यहाँ पर तो उत्पत्ति में भी ये भूमिका निभा रही हैं। देन ये जो है ये दिशा, जब दिशा हम लोग पढ़ेंगे इसकी, जो महासागरीय जल धाराएं हैं इनकी दिशा, मतलब ये कहाँ पर किस दिशा में चल रही है, तो वहां पर भी इनकी भूमिका देखने को मिलेगी जब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो व्यापारिक पवनें हैं ये चलेंगी ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो वहां पर इनकी दिशा, और जब पछुआ पवनें चलेगी वेस्ट से ईस्ट की ओर तो वहां पर इनकी दिशा।
तो इनकी वहाँ पर भी भूमिका देखने को मिलेगी जो हमारी ये पढ़ने है। यहाँ पर बस इतना ही है, समझ लेते हैं जैसे इनकी जो उत्पत्ति में ये किस प्रकार कारक के रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पर ये घर्षण के द्वारा जो इसमें प्रवाह उत्पन्न होता है, ये हमारी जो जलधाराएं हैं उसको उत्पन्न करने में यहाँ पर भूमिका निभाती है। देन इसके बाद जो है हमारा है ये वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे कि जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो फिर क्या होगा, समुद्र का जल स्तर घट जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर जहाँ पर वाष्पीकरण होगा वहाँ पर घटेगा, एंड उसके पास वो जो उच्च स्तर होगा तो वहाँ से उच्च स्तर से जो जलधारा मतलब जो जल है वो निम्न जल स्तर की तरफ आएगा, तो वहाँ पर भी ये जो हमारी जलधारा का निर्माण होगा। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हर जगह पर लगभग यही है, बट ये कारक अलग अलग हैं। जैसे ये वाला, ये जो मैंने बताया था, और उसी प्रकार ये वर्षण का भी देखा जाता है कि अधिक वर्षा वाले भाग में जल की सतह ऊंची हो जाएगी, जिससे जल वहां पर अधिक हो जाएगा। जिससे जल अधिक के होने से जल का प्रवाह जो है निम्न जल क्षेत्र की ओर होने लगेगा। ठीक है, तो वहां पर धारा की उत्पत्ति होगी। जब जल का प्रवाह होगा तो सिंपल सी बात है, वहां पर धारा के रूप में उसे देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये जो हमारा जल, जब ये जलधारा है, जैसे कि अधिक जल वाले भाग से कम जल वाले भाग की तरफ ये इसका प्रवाह होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि इसका मतलब उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर। तो यहाँ पर आप लोग ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे विषुवत रेखा पर वर्षा लगातार होती है, ठीक है, और इसके आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पर जल आधिक्य होगा। देन ये हमारी जो जलधाराएं हैं ये उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होंगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा जब होगी तो यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पर जल ज़्यादा होगा तो कम जल जहाँ होगा उस साइड ही जाएगा अधिक जल जो है। तो यहाँ पर यही है, विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जल जो है प्रवाहित होता है, मतलब धाराएं इधर की ओर होती हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ये सूर्य तप है, ये सूर्य तप किस प्रकार कारक के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जहाँ पर सूर्य तप अधिक होगा मतलब वहाँ पर तापमान जो है अधिक तापमान का जो जल होगा, जैसे जहाँ पर सूर्य तप होगा वहाँ पर तापमान अधिक होगा और वहाँ का जल गर्म हो जाएगा, और जब गर्म जल हो जाएगा तो ये ठंडे जल की ओर प्रवाहित होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि ठंडा जल जो है भारी होता है। हम लोग वो पढ़ रहे थे एयर मास, तो उसमें क्या था, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास। तो उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कोल्ड एयर मास जो है वहाँ पर भारी है, ठीक है, और जो वार्म एयर मास है तो वो भारी जो कोल्ड एयर मास के ऊपर जा रही थी, क्योंकि वो कोल्ड एयर मास भारी था वहाँ का एयर, एंड जो वार्म था वो हल्का था। वही यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जब अधिक तापमान का जल ठंडे जल की ओर प्रवाहित होता है, क्योंकि जो ठंडा जल है ये भारी होकर नीचे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व भी अधिक होता है, और गर्म जल तापीय प्रसार के कारण ये हल्का होकर ऊपर उठता है और प्रवाह उत्पन्न करता है, ठीक है, तो इससे भी हमारी जलधारा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये सूर्य तप उसमें कारक के रूप में देखा जाता है। देन इसके बाद ये हो गए हमारे जितने भी थे। अब ये हम लोगों ने सेकंड कंप्लीट कर लिया, जो मेन कारक, जैसे बाह्य जो 3 मेन कारक थे उसमें जो हमारा सेकंड था बाह्य सागरीय कारक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे अंतः समुद्री कारक हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले है जो तापमान में भिन्नता, तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि तापमान में भिन्नता को कैसे देखेंगे, जैसे क्या होगा, विषुवत रेखा
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो तापमान में कमी पाई जाती है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसका रीजन भी बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तक जो है सर्वाधिक यहीं पर मतलब मिलता है, और जैसे ध्रुवों पे सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो गर्म जल जो है फैलता है और ठंडा जल सिकुड़ता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ये जल गर्म होकर इधर उधर के लिए इसका प्रवाह हो जाएगा, और ये जो ठंडा जल है ये सिकुड़ता है। इसी कारण क्या होता है, ठंडा जल जो है सतह के नीचे से ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर आ जाता है, और जब कटिबंधीय जल सतह से फैलकर ध्रुवों की ओर जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, मैं एक यहाँ पर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा है 0 डिग्री, ठीक है, वो एंड ये हमारा है 90 डिग्री। अब इसको इस प्रकार समझेंगे क्योंकि हम लोगों को ये सागरीय सतह को भी देखना है, उसकी गहराई को भी देखना है, इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ। अदरवाइज मैं इस तरीके से बताती थी, ये हमारा ग्लोब है, ऊपर है 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र, एंड बीच में हम लोग बात करते थे ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। अब आप लोगों को इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि कल मैंने बताया था ना, इसका 2 तरीके से अध्ययन किया जाता है, एक था वर्टिकल एंड एक था हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर दोनों तरीके से हम लोगों को देखना है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए सतह है जल की, अब यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है एंड यहाँ पर ठंडा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जब सर्वाधिक तापमान है तो जल जो है ये हमारा ऐसे ध्रुवों की ओर चलेगा। बताया था ना, ये ध्रुवों की ओर चलती है जो धारा, ये इस साइड जाएगा, ये ध्रुवों की ओर जाएगा। देन क्या होगा, जब ये ध्रुवों की ओर जाएगा तो ये वाला यहाँ पर वैक्यूम हो जाएगा, मतलब यहाँ का एरिया खाली जब होगा तो फिर नीचे से, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे एल नीनो, जब एल नीनो पढ़ रहे थे वहां पर देख रहे थे, जब गर्म जल जा रहा था हमारा पश्चिम की ओर, तो फिर वहां पर नीचे से जो ठंडा जल ऊपर की ओर आ रहा था, वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो फिर ये नीचे से जो हमारा कोल्ड वाटर है, ये यहाँ पर जो खाली जो रिक्त जगह हो जाएगी वहां ये आएगा दोनों साइड से, ध्रुवों से ये विषुवत रेखा की ओर। ऐसे ऐसे ये हमारी जो है तापमान में भिन्नता जब होगी तो ये हमारी जलधारा की उत्पत्ति होगी। उसमें ये जो तापमान में भिन्नता इस तरीके से कारक के रूप में देखने को मिलती है, वही यहाँ पर बताया गया है। जब ठंडा जल सतह के नीचे से, मतलब ठंडा जल ये है सतह के नीचे से ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर आ जाता है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ आ जाता है, और कटिबंधीय जल मतलब ये सतह से फैलकर ध्रुवों की ओर चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ये जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया हमारा जो है तापमान में भिन्नता। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लवणता में भिन्नता, ये भी कारक के रूप में देखी जाती है। ये हमारा सब जो है एक बाह्य कारक था, और ये आंतरिक कारक हैं जो हम लोग देख रहे हैं। इसमें सेकंड है हमारा लवणता में भिन्नता। ये क्या होता है, इसमें अधिक लवणता वाला जल का घनत्व जो है अधिक होता है। ये हम लोगों ने कल देखा था ना, जब लवणता जब अधिक थी तो वहाँ का घनत्व भी अधिक था, जिससे जल भारी होकर नीचे तली में बैठ जाता है, और कम लवणता वाला जल हल्का होने के कारण जल की सतह पर आ जाता है, और जब जल की सतह पर आएगा तो फिर ये इसमें प्रवाह होगा और जिससे कि धारा की उत्पत्ति होगी। तो ये एक हो गया हमारा कारक। एंड हमारा लास्ट है घनत्व में भिन्नता। घनत्व तो आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पर घनत्व क्यों कम ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है हमारे जो वायुमंडलीय दाब है, लवणता है, ये सब जो अभी मैंने देखा पीछे, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। तो इसमें क्या है, घनत्व में भिन्नता क्या होगी, जैसे सागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है, ठीक है, जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है।
जिससे सागरों के ऊपरी भाग में जल जो है वो हल्का होता है तथा गहराई में भारी जल मिलता है। ठीक है, जिससे जल में लंबवत गति उत्पन्न होती है, जो हमारी जलधारा में एक कारक के रूप में देखा जाता है। ये घनत्व में भिन्नता को भी इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया है जो हमारा महासागरीय जो जलधाराएं हैं, इसमें जो ये 3 प्रकार का प्रवाह है। एक तो पहले है बहुत कम प्रवाह, फिर जैसे जैसे मतलब इसकी स्टेजेज हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले स्टेज जो होगी ये हमारा बहुत धीमी, जो इसकी जो प्रवाह की गति बहुत धीमी होगी, तो उसे हम लोगों ने केवल प्रवाह, उसका नाम है ड्रिफ्ट। देन अगर जब वो उस जल में गति थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब ज़्यादा हो गई, तो उसको हम लोगों ने बोला धारा, मतलब करंट। एंड जब उसके बाद उसमें जब बहुत अधिक गति देखने को मिली जल में, तो उसको फिर हम लोगों ने स्ट्रीम नाम दिया, क्योंकि उनको डिफरेंस को अलग अलग इस प्रकार दिखाया गया, ये नाम दे करके। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा फिर कितने प्रकार की धाराएं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की धाराएं, एक तो हो गई गर्म एंड सेकेंड हो गई ठंडी। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा इसकी उत्पत्ति एवं गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो ये महासागरीय धाराएं हैं, इसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे यहाँ उत्पत्ति और गति को प्रभावित करने वाले कारक देखे आज, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। एंड उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी जलधाराएं हैं, कहाँ पर कौन सी जलधारा देखने को मिलती है, गर्म, ठंडी, एंड उनके नाम क्या हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी जलधारा कहाँ पर, और उसके पीछे का जो रीजन है गर्म और ठंडे होने का, गर्म जलधारा क्यों है, ठंडी जलधारा क्यों है, एंड उसके नाम क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और जो आज मैंने जितना भी डिस्कस किया, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात ये है कि जैसे जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट किया है और ये तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो अभी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो कवर हो सकता है। और उसको करने के बाद ही आप लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक नहीं क्लियर होगा तो दूसरे में भी कंफ्यूजन होगा। इसलिए वो जितने भी मतलब क्लासेस हुई हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, अगर जिन लोगों ने नहीं अभी तक देखी। ठीक है, और अगर ये जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही हैं, अगर ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।